नमस्कार दोस्तों, आपका द ईपीएफओ गुरु चैनल पर स्वागत है। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। एक ऐसा दिन जब देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक नए सवेरे की शुरुआत याद रखी जाएगी। सुबह की ताज़ा खबरों ने पूरे देश में एक नई ऊर्जा और उम्मीदों का संदेश दिया है, मानो बरसों से जमी हुई बर्फ का तारा पिघलने लगी हो। उन्होंने जारी किया कि वे जादू करते हैं जो दशकों से राक्षसों के अंधेरे में डूबा हुआ था। आज उन पर चर्चा के दरवाजे खुलते नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी जानकारी किसी अफवाह या अटकलबाजी का हिस्सा नहीं, बल्कि देश के एक प्रमुख केंद्रीय मंत्री के मुख से राष्ट्रीय मीडिया में बताई गई है। आज सुबह जब मंत्री जी ने राष्ट्रीय मीडिया में अपनी बात रखी तो उनके हर शब्द में करोड़ों लोगों की आशाओं और खिलाड़ियों की झलक दिखाई दे रही थी। ये तब हुआ जब एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि हर कर्मचारी और पेंशनभोगी के मन में क्या था। 8वां वेतन आयोग समय पर क्या लागू होगा? क्या सरकार अपने वादे से पीछे हट सकती है? मंत्री जी के जवाब से पूरे देश में राहत और खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के स्पष्ट शब्दों में कहा कि 8वां वेतन आयोग केवल समय पर लागू नहीं होगा, बल्कि इसका लाभ 1 जनवरी 26 से ही मिलना शुरू हो जाएगा। यानी ना तो कोई देरी की योजना है, ना ही तारीख परिवर्तन का कोई इरादा। इस एक बयान में महीनों से चल रही अनिश्चितता और तरह तरह की अटकलबाजियों पर विराम लगा दिया गया है। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली चर्चा तो अब शुरू होती है। जैसे ही पत्रकार ने अगला सवाल पूछा कि पीएजी आयोग के कर्मचारियों में कितनी प्रगति हुई है और कर्मचारियों ने कौन कौन से मुख्य कार्यकारी अधिकारी के सामने रखा है, टैब बाई वो लंबी सूची जिसने हर कर्मचारी और पेंशनभोगी के दिल की बात को बढ़ाया दी। मंत्री जी ने न केवल इन समानताओं को स्वीकार किया, बल्कि ये भी स्पष्ट किया कि उनमें से अधिकांश पूरी तरह से दिवालिया हैं और इन पर समिति में अत्यंत समानता से काम कर रही है। विश्वास के बीच के लक्षण में 5 बड़े संकेत हैं जो भविष्य के वेतन और पेंशन के लिए वार्षिक आधार के रूप में बदले जा सकते हैं। आइए हम इन 5 हथशास्त्र पर विस्तार से चर्चा करते हैं। पहली और अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु है कम्यूटेशन बैच की अवधि है। वर्तमान व्यवस्था में किसी भी पेंशन भोगी को अपनी पेंशन का एक हिस्सा कम्यूटेशन के रूप में मिलता है तो उसकी मासिक पेंशन की एक निश्चित राशि 15 वर्ष तक होती है। ये अवधि कई बुजुर्ग पेंशनरों के लिए एक भारी आर्थिक बोझ बन जाती है। आयु वृद्धि के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी खर्चे बढ़ रहे हैं और ऐसे में पेंशन का एक बड़ा हिस्सा रिकवरी के नाम पर कट जाता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है। अब 8वें वेतन आयोग में इस रिकवरी अवधि को कम करने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। चर्चा है कि इस अवधि को घटाकर 11 या 12 वर्ष तक लाया जा सकता है। सोचिए, अगर 3 से 4 साल पहले ही पेंशनरों को इस बोझ से मुक्ति मिल जाए तो उनके जीवन में कितनी सहजता आ सकती है। ये छोटा सा बदलाव लाखों परिवारों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा। दूसरा मुद्दा जो सीधे तौर पर न्याय और समानता के सिद्धांत से जुड़ा है वो है पेंशन पर लगने वाले टैक्स को हटाने की मांग। वर्षों से यह सवाल उठता रहा है कि जब देश के सांसदों और विधायकों को मिलने वाली पेंशन पर कोई टैक्स नहीं लगता तो एक सामान्य कर्मचारी जिसने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगा दिया, उसे अपने बुजुर्ग अवस्था में पेंशन पर टैक्स क्यों देना पड़ता है? ये एक प्रकार का भेदभाव ही है। मंत्री जी ने आज स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया कि इस मुद्दे पर सरकार के पास बड़ी संख्या में आवेदन और ज्ञापन पहुंचे हैं और समिति इस पर गहन विचार कर रही है। पहली बार किसी केंद्रीय मंत्री ने इतने खुले मंच से इतने सकारात्मक संकेत दिए हैं। इससे ये आशा बलवती हो गई है कि आने वाले समय में पेंशन को टैक्स मुक्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया जा सकता है जो करोड़ों लोगों के लिए सम्मान और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करे। तीसरा बिंदु जो सीधे तौर पर पेंशनरों के स्वास्थ्य और कल्याण को प्रभावित करता है वो है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस कंपनी लिमिटेड। वर्तमान में अधिकांश पेंशनरों को लगभग 1000 रुपये का मेडिकल अलाउंस मिलता है। इस दौर में एक सामान्य डॉक्टर की फीस भी कई 100 रुपये हो गई। जहां मामूली से मामूली मेडिकल टेस्ट की कीमत हजारों में पहुंच जाती है और निजी चिकित्सालयों के बिल तो अक्सर पूरी पेंशन से भी ज्यादा हो जाते हैं, वहां पर ये 1000 रुपये की राशि न केवल नगोड़े मूल्य की सहायता प्रदान करती है, ये असलियत को पूरा करने में पूरी तरह से बेकार है। स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय से इस राशि को 5000 रुपये या इससे अधिक की मांग कर रहे हैं। मंत्री जी ने न केवल इस मांग को माना बल्कि ये भी बताया कि समिति इस पर गहनता से विचार कर रही है। यदि किसी व्यक्ति को वास्तव में 5000 रुपये या इससे अधिक दिया जाता है तो पेंशनरों के लिए केवल एक अतिरिक्त राशि नहीं बल्कि एक जीवन रक्षक सहायता साबित होगी जो उनके स्वास्थ्य व्यय के एक बड़े हिस्से को वहन करने में सक्षम होगी। चौथा प्रमुख स्टूडियो है ऑर्केस्ट्रा वेलाइस डीए की गणना सूत्र में बदलाव की मांग। ये मांग बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सीधे तौर पर कर्मचारियों और पेंशनरों की क्रय शक्ति से जुड़ी है। 6ठे वेतन आयोग के दौरान डीए 100% से भी ऊपर चला गया था, लेकिन 7वें वेतन आयोग के दौरान ये कभी भी 60% के आसपास से अधिक नहीं जा सका। इस बीच देश में महंगाई की दर ने जिस तेजी से उछाल देखी, डीए की वृद्धि उसके अनुरूप नहीं रही। इसका मुख्य कारण है कि मौजूदा गणना सूत्र वास्तविक महंगाई को पूरी तरह प्रतिबिंबित नहीं कर पाता। कर्मचारी संगठनों का दावा है कि सूत्र में मौलिक बदलाव की आवश्यकता है।
मंत्री जी ने आज इस चिंता को स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि 8वें वेतन आयोग की समिति डीए के मौजूदा सूत्र की संपूर्ण समीक्षा करेगी और यदि आवश्यक पाई गई तो एक नया अधिक रियलिस्टिक सूत्र लागू किया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भविष्य में डीए की वृद्धि दर तेज हो सकती है, जिससे वेतन और पेंशन दोनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और लोगों की जेब पर महंगाई का बोझ कुछ हल्का हो सकेगा। पांचवी और अंतिम प्रमुख मांग जो सीधे तौर पर महंगाई राहत की आवृत्ति से संबंधित है, वो है डीए के भुगतान की समयावधि। वर्तमान व्यवस्था के तहत महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण वर्ष में केवल 2 बार यानी जनवरी और जुलाई में ही किया जाता है, लेकिन महंगाई की वास्तविकता यह है कि यह महीने दर महीने, कई बार तो सप्ताह दर सप्ताह बढ़ती रहती है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, बिजली, हर चीज की कीमतें स्थिर और स्थिर रूप से जनसंख्या निवास करती है। ऐसे में कर्मचारी और पेंशनरों को बकाया राहत के नाम पर 6 महीने का इंतजार करना पड़ता है, जो एक लंबी और अनुचित अवधि है। बाकी कर्मचारियों ने ये मांग रखी है कि हर 3 महीने में 1 बार जाए, यानी साल में कुल 4 बार। इस पर भी मंत्री जी की प्रतिक्रिया सकारात्मक रही। उन्होंने कहा कि समिति इस प्रस्ताव पर गहनता से विचार कर रही है। यदि यह प्रावधान लागू होता है तो यह कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए क्रांतिकारी बदलाव साबित होगा, क्योंकि उन्हें आय से अधिक नियमित और राहत मिल जाएगी। इन 5 बड़े आश्रमों को एक साथ देखें तो स्पष्ट होता है कि 8वां वेतन आयोग एक रूटीन उद्यम अभ्यास नहीं रहने वाला है। ये कर्मचारी और पेंशनरों के जीवन में एक ऐतिहासिक झील का क्षमता रखता है। यह उनकी आर्थिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और जीवन स्तर में सुधार का एक व्यापक दृश्य है। एक नई उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। 25 नवंबर 25 को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जारी है। कर्मचारी सहयोग की तरफ से वरिष्ठ वकील के तिवारी इस मुद्दे की पैरवी कर रहे हैं। अगर न्यायालय का निर्णय कर्मचारियों और पेंशनरों के पक्ष में रहा तो इसमें लगभग 342 करोड़ रुपए का एरियर जारी किया जा सकता है। इस स्थिति में प्रत्येक कर्मचारी और पेंशन भोगी के खाते में करोड़ों रुपए तक की राशि हो सकती है। ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं है, बल्कि न्याय और गरिमा का प्रश्न है, और कर्मचारी समुदाय इस बात को लेकर आश्वस्त है कि न्यायालय उनके हक में फैसला सुनाता है। इसी क्रम में एक और अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है, जो पेंशनरों को सीधे तौर पर दी जा रही है। पेंशन मंत्रालय ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 25 थी और इस तिथि को आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जो लोग इस निर्धारित तिथि तक अपनी पेंशन जमा नहीं करा पाएंगे, उनकी पेंशन रोकी जा सकती है। इसका कारण यह है कि मंत्रालय लगातार समय रहते इस दस्तावेज को जारी करने की अपील कर रहा है। लेकिन इसके साथ ही मंत्रालय ने गंभीर चेतावनी भी जारी की है। साइबर हमले के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ठग स्वयं को बैंक अधिकारी, मंत्रालय के कर्मचारी या सरकारी एजेंसी के प्रतिनिधि पेंशनरों से फोन पर संपर्क करते और पेंशन आवेदन या पेंशन आवेदन के लिए आवेदन करते हैं। बुजुर्ग लोग बार बार विश्वास करके ओटीपी बताते हैं और कुछ ही मिनटों में अपने बैंक खाते खाली कर देते हैं। इसलिए स्पष्ट संदेश है, किसी भी अज्ञात कॉल पर विश्वास न करें, किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपना ओटीपी किसी के साथ साझा न करें। चाहे कोई भी व्यक्ति कुछ भी दावा करे, पेंशन की निरंतरता से ज्यादा जरूरी है आपकी जमा पूंजी की सुरक्षा। जब हम इन सभी पहलुओं को एक साथ जोड़कर देखते हैं, 8वें वेतन आयोग का स्पष्ट रोड मैप, कम्यूटेशन रिकवरी में राहत के संकेत, पेंशन को टैक्स मुक्त करने की संभावनाएं, मेडिकल अलाउंस में भारी वृद्धि की आशा, डीए के सूत्र की समीक्षा, डीए को वर्ष में 4 बार दिए जाने पर सकारात्मक रुख, 18 महीने के डीए एरियर्स पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर सख्त लेकिन आवश्यक दिशा निर्देश, तो समूचा परिदृश्य यही इशारा करता है कि आने वाला समय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक बड़े बदलाव का सूत्रपात करने वाला है। एक बात और जो इस पूरी प्रक्रिया को पिछले वर्षों से अलग करती है, वो है सरकार का रवैया। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार की तरफ से एक वरिष्ठ मंत्री इतने खुले, पारदर्शी और सीधे साधे अंदाज में इन संवेदनशील मुद्दों पर बात कर रहे हैं। अतीत में अक्सर ये देखा जाता था कि वेतन आयोगों के बीच के लंबे अंतराल में कर्मचारियों की आवाज दफ्तरों की फाइलों में दबकर रह जाती थी। पेंशनरों की चिंताएं उतनी शक्ति से सामने नहीं आ पाती थी और कई मांगे सिर्फ ज्ञापन और धरनों तक ही सीमित रह जाती थी। लेकिन इस बार तस्वीर बदली हुई नजर आ रही है। पेंशनर पहले से कहीं ज्यादा संगठित और सजग हैं। कर्मचारी संगठन अधिक सक्रिय और मुखर हैं, और सबसे बढ़कर सरकार भी इस पूरी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, समावेशी और त्वरित तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास करती दिख रही है। इसी बीच एक और बड़ा मुद्दा है जो चर्चा में गरमाया हुआ है, वो है फिटमेंट फैक्टर। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को कितना रखा जाएगा, इस पर अभी अंतिम निर्णय समिति को करना है। लेकिन वित्तीय विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि पिछले वेतन आयोगों की तुलना में इस बार फिटमेंट फैक्टर में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिल सकती है। फिटमेंट फैक्टर का सीधा असर कर्मचारियों के मूल वेतन पर पड़ता है। जैसे ही फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है, मूल वेतन का स्तर ऊपर उठता है, और इसके चलते महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और अन्य भत्ते भी अपने आप बढ़ जाते हैं। इसलिए फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि का मतलब है आमदनी में समग्र और ठोस बढ़ोतरी। ये कर्मचारियों की वास्तविक आय में सुधार की कुंजी है। साथ ही न्यूनतम वेतन और अधिकतम वेतन के स्तर को लेकर भी गहन विमर्श चल रहा है। मौजूदा महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए न्यूनतम वेतन में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है।
इसी तरह अधिकतम वेतन सीमा में भी समायोजन की संभावना है ताकि वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन में भी उचित वृद्धि हो सके। ये सभी बदलाव मिलकर एक ऐसा वेतन ढांचा तैयार कर सकते हैं जो न केवल न्याय संगत हो बल्कि वर्तमान आर्थिक हालात के अनुरूप भी हो। दोस्तों, आज का दिन वास्तव में एक नई शुरुआत का प्रतीक है। ये सिर्फ वेतन या पेंशन के आंकड़ों का खेल नहीं है। ये उन करोड़ों लोगों के सम्मान, सुरक्षा और भविष्य की बात है जिन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र की सेवा में अर्पित कर दिया है। ये उन बुजुर्गों के स्वास्थ्य और सुकून की बात है जो अब अपने जीवन के संध्या काल में है। ये उन युवा कर्मचारियों के सपनों की बात है जो अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं। मंत्री जी के इस खुले और स्पष्ट बयान ने एक नई संवाद की संस्कृति की नींव रखी है। इससे ये विश्वास पैदा होता है कि अब सरकार और कर्मचारी संगठन मिलकर एक सकारात्मक और निर्माणात्मक माहौल में इन जटिल मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। ये धर्म के लोकतंत्र की परिपक्वता का प्रतीक है। हालांकि अभी रास्ता लंबा है। इन मांगों को अंतिम रूप देने, उन पर सहमति बनाने और फिर उन्हें लागू करने की प्रक्रिया में अभी समय लगेगा। लेकिन शुरुआत तो हो चुकी है और वो भी बहुत ही उत्साहजनक और आशावादी।